नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का हमारे मंथली और वीकली करंट अफेयर के डिस्कशन में वेलकम करता हूं। आप लोगों को पता है कि हमारे इस यूट्यूब पर चलने वाली इस करंट अफेयर सीरीज के अंदर हम हर मंथ के करंट अफेयर को वीक में तोड़कर कवर करते हैं। तो ये जो आपका डिस्कशन आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे, ये होगा मार्च 2025 के दूसरे सप्ताह में आए हुए आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। तो चलिए फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जो इससे पहले के हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसको आप इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। सारे के सारे मंथ के आपको वीकली करंट अफेयर मिल जाएंगे। उन करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को कहाँ पर मिलेगी? मेरे एप्लीकेशन EDU24 पर। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर आपको आपके किसी भी वनडे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कराने का सारा मटेरियल अवेलेबल है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे तो उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज जैसे कि एसएससी के एग्जाम में आज तक के सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा। आपको इंग्लिश के जितने भी एसएससी के एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं उनका कलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद क्वांट और रीजनिंग के भी हमारे इसी एप्लीकेशन पर कोर्सेज ऐड करे जाएंगे। वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा आपके चारों सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए मेरे ये 4 कोर्सेज आपके इस ऐप पर चल रहे हैं, जिसमें आपका वीडियो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ। इनको ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, हर रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और ये जो करंट अफेयर का कोर्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसके अंदर आपका सारा करंट अफेयर का कंटेंट जो हम इस यूट्यूब पर कर रहे हैं, वो आपका इस ऐप के ऊपर अवेलेबल कोर्स में भी डला हुआ है। सारी वीडियोस, सारी पीडीएफ, हर क्लास के अंदर कराए गए जो क्विजेज हैं वो भी। तो चलिए फिलहाल हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस मार्च के दूसरे सप्ताह में जो हमारे पास पहला सवाल है वो हमसे क्या पूछता है। सवाल पूछ रहे हैं, विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन दिए गए 4 विकल्प में से कहां पर कराया गया? या तो ये इस तरीके से सवाल पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे कि हाल ही में आयोजित कराया गया राष्ट्रपति भवन के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च्ड जो आपका विजिटर कॉन्फ्रेंस है उसका उद्घाटन किसने किया? तो उसमें आपको द्रौपदी मुर्मू जी का याद रखना है। ठीक है, देश की राष्ट्रपति हैं, वो सारी चीजें आपको पता ही हैं। कहां पर कराया गया? नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में। अब आप लोग पूछोगे कि सर जी ये जो विजिटर कॉन्फ्रेंस है आखिरकार इसका उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, जो हायर एजुकेशन होती है उसका जो रोल है हमारे भारत के फ्यूचर में, उसको कहीं ना कहीं ये हाईलाइट करता है। तो याद रखेंगे, इसके अंदर कई सारे लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के जो शोधकर्ता होते हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में आए। फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उनके कई सारे जो शोधकर्ता हैं वो आए। कैंसर रिसर्च, प्लास्टिक टू फ्यूल कन्वर्जन करने वाले जो रिसर्चर्स हैं वो आते हैं और यहाँ पर अपने जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनकी बातों को रखते हैं। तो याद रखिएगा, विजिटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन नई दिल्ली के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कराया गया। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने सर्कुलेटरी के लिए शहरों का गठबंधन C3 पहल की घोषणा करी है? यानी कि सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी। अब ये किसने उद्घाटन किया है, कौन सा मंत्रालय काम करता है, वो तो चलो आप लोगों को पता ही चल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो आपका C3 है ना, ये एक ग्लोबल अलायंस है जहां पर जो सिटी टू सिटी के बीच में एक आपस में बातचीत होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, नॉलेज को शेयर करना होना चाहिए, वो सारे के सारे काम हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, इससे जो हमारे रिसोर्सेज है उसकी एफिशिएंसी या फिर जो लो कार्बन इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिलता है। तो भैया इसका आयोजन करता है, वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो उसके जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने ही इसको अनाउंस किया था। C3 विच स्टैंड्स फॉर सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलेटरी। आगे बढ़ेंगे, आगे आता है अगला सवाल। ये पूछ रहे हैं कि हाल ही में मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़ा लौह युक्त खनिज का नाम क्या है? आप लोग एसएससी, रेलवे और बाकी के एग्जाम में एक सवाल को आता हुआ काफी टाइम से सुनते हैं कि जो मार्स का लाल कलर है वो किसकी वजह से है? तो हम आयरन ऑक्साइड को लगाकर आता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक स्टडी हुई और उस स्टडी के अंदर जो मार्स प्लैनेट का रेड कलर है उसको बताया है कि वो एक आयरन कंटेनिंग मिनरल की वजह से है, जिसका नाम है फेरीहाइड्राइड। तो जो केमिस्ट्री वाले सवाल बनते हैं उससे ये आपका एक सवाल बन जाएगा। कल को अगर ये पूछ लें कि भैया ये जो फेरीहाइड्राइड है ये क्या चीज है, किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक
पुअरली क्रिस्टलाइन नैनो मिनरल है, जिसके अंदर आपको 20% में मिलेगा क्या, FeO4। इस FeO4 का भी नाम आपको याद रखना है, कल को हो सकता है कि वो ये इसका नाम आपको पूछ ले। और इसके अलावा 80% इसमें क्या शामिल है आपका, FeO6। FeO6 को बोला जाता है आपका पॉलीहाइड्रा। मैं यहां पर लिख देता हूं, पॉलीहाइड्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आप लोगों से हो सकता है कि कल कोई इसको आपके पेपर में पूछ ले, जरूर याद रखिएगा। फेरी हाइड्राइड बताया गया है। आगे बढ़ता है, अगला सवाल है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता है, यानी कि जो डबल्स का टाइटल है दुबई टेनिस चैंपियनशिप के अंदर, वो किसके द्वारा जीता गया। पहली चीज, जब कभी भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड खबरें आती हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और दूसरी चीज, जब कोई भारतीय कोई खिताब जीत लेता है तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें आपको भारत की यूकी बाम्बरी को याद रखना है, और ऑस्ट्रेलिया को आपको इसमें एलेक्सी पॉपरिन को याद रखना है। तो उन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 का जो डबल्स टाइटल है उसको जीता है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहीं पर आप लोगों से हो सकता है कि इस टूर्नामेंट का लगे हाथों वो एक और दूसरा सवाल पूछ लें कि भाई सिंगल्स टाइटल के बारे में बताइए कि वो किसके द्वारा जीता गया। तो यहां पर आपको याद रखना है स्टीफेनोज, स्टेफनोज। ये ग्रीस से है भाई, ठीक है। तो इन्होंने सिंगल टाइटल जीता है, काफी बहुत बड़े स्तर पर कराया गया था, इसका आयोजन हुआ था यूएई में, दुबई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से, तांगानिका झील जिसको खबरों में देखा गया, ये किस महाद्वीप में लोकेटेड है। इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि कौन से कॉन्टिनेंट में है। एक और सवाल मैं आप लोगों से यहां पर पूछूंगा कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है। मैंने क्या बोला, लॉन्गेस्ट लेक। तो आप लोगों को किस लेक का नाम याद रखना है, इसी लेक तंगानाइका का। इसकी जो लोकेशन है भाई वो ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर पड़ती है। चर्चा में इसलिए था कि जो इस लेक से जुड़ते हुए आपके जितने भी कंट्रीज है ना, उन्होंने एक 5 साल का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि जो भी बायोडायवर्सिटी के खतरे हैं उस पर हम काम करें, तो इसलिए आपकी चर्चा में थी। अब हो सकता है कि कल को ये भी पूछ ले कि इस लेक से जुड़ते हुए जो आपके आसपास के कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें से एक तो आप लोगों को याद रखना है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है ना, एक तो ये कंट्री आपका इसमें आ जाएगा। तंजानिया आता है, मुझे पता है ये थोड़ा सा कठिन वाली कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जाम्बिया से ये अपनी बॉर्डर टच करते हैं और एक बुरुंडी से भी करते हैं। आई थिंक ये 4 देश ही है, 5 देश नहीं है, 4 देश अपनी इसके साथ बॉर्डर टच करते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व की लॉन्गेस्ट लेक है, और जो वन ऑफ द डीपेस्ट लेक के अंदर भी इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो नाम भी याद रखिएगा, टांगानिका झील। अगले सवाल की तरफ आएंगे, टॉरस KEPD 350 मिसाइल जर्मनी और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित करी गई है। तो ये डिफेंस सेक्टर के जो आपके विकसित रूप से काम होते हैं वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो क्या नाम है इसका, टॉरस KEPD 350 मिसाइल। तो जर्मनी इसके अंदर शामिल है, और उसके बाद यहां पर शामिल आपको नजर आएगा स्वीडन। इनका नाम आपको याद रखना है। तो ये जो स्वीडन है ना, इन्होंने चूज किया है इस टॉरस KEPD 350 क्रूज मिसाइल को, सो दैट कि अपनी जो ये फाइटर जेट्स की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ा सके। बहुत ज्यादा चर्चा में था, ये काफी इंपॉर्टेंट मिसाइल है। तो जर्मनी और स्वीडन इसको विकसित कर रहा है, याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, मालाबार सीवेट जो समाचारों में देखा गया था भारत के किस क्षेत्र में स्थानिक है, यानी कि मालाबार साइवेट जिसको न्यूज में देखा गया एक एंडेमिक है, बताइए कि इंडिया के कौन से रीजन के अंदर आता है। तो ये एक साइवेट कैट है, ये एंडेमिक लुप्तप्राय कैटेगरी के अंदर है। तो इसको हाल ही में स्पॉट किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर इसको वेस्टर्न घाट्स के अंदर स्पॉट किया गया है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखेंगे, ऐसे जो आपके IUCN की रेड लिस्ट के अंदर कुछ स्पीशीज होते हैं जिनको कोई कैटेगरी दी गई होती है, तो इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। वेस्टर्न घाट्स के अंदर इस मालाबार साइवट को स्पॉट किया गया था,
तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ पर स्पॉट किया गया। ये जो आपका स्पॉट किया गया है कौन से राज्य के अंदर स्पॉट किया गया है, तो ऐसी चीजें बन जाती हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? PMSYM यानी कि श्रम योगी मानधन योजना। अब चर्चा क्यों है? तो ये जो योजना है ये ऑफर करती है मंथली पेंशन को। किसके लिए मंथली पेंशन को? जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स है ना, जब उनकी 60 साल की उम्र हो जाए उसके बाद उनको ये मंथली पेंशन प्रोवाइड कर रही है। मासिक आय प्रोवाइड कर रही है। तो इसके अंदर लगभग 3,000 रुपए मंथली ऐसे वर्कर्स को प्रोवाइड करने की बात है जो लगभग 15,000 तक अर्न कर रहे हैं, और कई सारी इसमें उद्देश्य रखे गए हैं। इंडिया की जीडीपी में काफी कंट्रीब्यूशन इनका रहता है, तो इसलिए इस स्कीम को लाया गया है। इसको लॉन्च करता है भाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, स्कीम संबंधित सवाल आपके बनते हैं, चर्चा में था ये भी। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? देखो, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको 2022 में स्थापित किया था कि भाई जो यूथ है उनके बीच में अवेयरनेस को फैलाया जा सके। इसके अंदर जैसे जो वेपन्स वगैरह दुनिया भर के अंदर यूज होता है, तो उसकी वजह से जो मास डिस्ट्रक्शन होता है, न्यूक्लियर वेपन्स यूज होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स यूज होते हैं, केमिकल वेपन्स यूज होते हैं, तो उनकी वजह से जो खतरा है उसको लेकर लोगों को अवेयर करना है। तो याद रखिएगा 2022 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। 5 मार्च को इसको मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे की। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं माउंट अरबस जिसको समाचारों में देखा गया किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप के अंदर लोकेटेड है? अब आप लोगों को कॉन्टिनेंट ये चर्चा में था, बहुत ज्यादा चर्चा में था। अब ये चर्चा में क्यों है? तो ये, चलो पहले आंसर जान लेते हैं। अंटार्कटिका के अंदर ये आपको माउंट एरेबस देखने के लिए मिलता है। इसके नीचे कुछ वॉल्केनिक आइस केव्स देखने के लिए मिली हैं जहां पर माइक्रोबियल जो लाइफ है वो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वहां पर वो हो सकता है कि यहाँ पर एलियंस की एक्टिविटीज कुछ हुई हो, तो इस तरीके से ये चर्चा में था। तो याद रखेंगे, अंटार्कटिका का एक आइलैंड याद रखिएगा, रॉस आइलैंड। इस रॉस आइलैंड पर ही ये आपका माउंट एरास्बस लोकेटेड है। यहीं पर एक और लगे हाथ आपको सवाल अगर यहां से एक और बनाऊं, तो आप लोगों को याद रखना है कि 1841 में जो क्लार्क रॉस थे उन्होंने डिस्कवर किया था इस आपके आइलैंड को, इसलिए भी चर्चा में है। ठीक है, तो आगे बढ़े भाई। चलिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर डालूंगा भाई मैं इसे, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट सवाल ही हैं। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया, बताइए कहां पर? तो देखो, समिट को ऑर्गेनाइज किया गया किस मंत्रालय के द्वारा या फिर किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा? तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है वो है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इसको ऑर्गेनाइज करता है। इसका थीम भी इस साल का आपका काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने सॉल्यूशन में ऐड किया हुआ है। इसका आयोजन कराया गया भाई नई दिल्ली के अंदर। याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या काम किए जा सकते हैं, क्लाइमेट सॉल्यूशंस किस प्रकार से हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, उस पर यहाँ पर चर्चा होती है। ठीक है, अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सौर विनिर्माण लाइन किस राज्य में शुरू की गई? फर्स्ट एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को लॉन्च किया गया कौन से राज्य के अंदर? तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी है ना, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रहलाद जोशी, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने लॉन्च किया था इस इंडिया की पहली एआई पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन को, कहां पर किया? गुजरात के सूरत में। ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाता। तो ये जो एआई पावर्ड फैसिलिटी है इससे ना आप सटीकता, प्रिसीजन
स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी को आप क्या कर पाएंगे, लेकर आ पाएंगे भारत के नेट जीरो ट्रांजिशन के अंदर। तो ये जो प्लांट इन्होंने स्थापित किया, इसके अंदर ये प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी बता रहे हैं वो 14 गीगावाट प्रोडक्शन कैपेसिटी बता रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है ना। तो राजस्थान के अंदर इसकी लोकेशन है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नया आधिकारिक नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ द अस्त्र MK3 मिसाइल? ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो इसको रिनेम किया गया है, और इसको रिनेम करके क्या रखा गया है? गांडीव। ठीक है, तो आपको पता है कि अर्जुन का एक लेजेंडरी बहु हुआ करता था महाभारत से, गांडीव, तो उस पर इसका नाम रखा गया है अस्त्र MK3 मिसाइल का। याद रखेंगे, ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी याद रखिएगा। ऐसे सवाल भी आप लोगों से वो पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा DRDO ने इसको विकसित किया है। उद्देश्य इसका यही है कि भाई जो हमारी एरियल कॉम्बैट को हम रेवोल्यूशनाइज करने की बात कर रहे हैं, उसको ये हेल्प करता है। तो गांडीव नाम है, किसका नाम है? अस्त्र MK3 मिसाइल का। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि समाचारों में देखी गई नीपर नदी किस महाद्वीप के अंदर लोकेटेड है, चर्चा में क्यों है? तो देखो, रशिया लॉन्च कर रहा है बार बार अपने असॉल्ट्स, आक्रमण कर रहा है। ये आपकी एक जगह है जो कि यूरोप के अंदर पड़ती है, यहां पर उसका यही है कि इसकी जितनी भी टेरिटरी है ज्यादा से ज्यादा वो अपने हिस्से में ले सके। तो एक ट्रांस बाउंड्री जो रिवर होती है यूरोप की, उसमें से ये इंपॉर्टेंट है। नाम क्या था इसका, याद रखिएगा, अ, आपका नाइप्रो रिवर। ठीक है, नीपर रिवर, जो भी आप बोलना चाहें। जैसे वोल्गा की हम बात करते हैं यूरोप के अंदर, दान्यूबे की बात करते हैं, उसी प्रकार से ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो रशिया यहाँ पर बार बार अपने असॉल्ट कर रहा है, तो इसलिए चर्चा में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, विश्व मोटापा दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2025? पहली चीज, मार्च 4 को मनाया जाता है वर्ल्ड ओबेसिटी डे के रूप में। यहाँ पर जो ग्लोबल ओबेसिटी क्राइसिस चल रहा है उसको एड्रेस करने के लिए इसको मनाया जाता है। इसको जो ऑर्गेनाइज करता है वो करता है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन, अपने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर। आप लोगों को उसका थीम यहाँ पर सवाल में पूछा गया है, वो है चेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइव्स। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि किस मंत्रालय ने इंडिया आई कंप्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म AI कोशा को लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल एंड डेटा सेट प्लेटफॉर्म AI कोश? तो मंत्रालय का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कई सारे आपको ना GPU क्लाउड स्टोरेज देखने के लिए मिलते हैं। AI सर्विसेज जो स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, गवर्नमेंट बॉडीज के लिए जरूरी है, उसका आपको यहाँ पर एक प्रकार से कोष मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिसोर्सेज, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी। तो इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि संदिग्ध मतदाता या डी वोटर शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? द टर्म डाउटफुल वोटर और डी वोटर को प्राइमरली बताइए कि कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर किया गया है। तो देखो, इस राज्य की जो ऑपोजिशन है उन्होंने कुछ कंसर्न रेज करे हैं। उन्होंने कहा है कि भाई कुछ डाउटफुल वोटर्स हैं, वो आपके आ रहे हैं और स्टेट के जो वोटिंग वगैरह होती है उसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप इनको एक ऐसे इंडिविजुअल के रूप में देख सकते हैं जो कि अपनी इंडियन नेशनैलिटी, अपनी भारतीय नागरिकता को प्रूव नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी जाकर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने वोट डाल रहे हैं। तो ये असम राज्य के अंदर इसका काफी बड़े तौर पर जिक्र चल रहा है। जो असम के अंदर ऑपोजिशन पार्टी है वो उसके ऊपर बात कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से पूछा जा रहा है, बिलीगिरी रंगस्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर लोकेटेड है, चर्चा में क्यों है? तो एक कमेटी है, उस कमेटी का नाम है ESZ कमेटी, यानी कि इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी। इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना इस टाइगर रिजर्व के अंदर, उसको क्या करेंगे, बैन करेंगे, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस आपके टाइगर रिजर्व के अंदर जो बायोडायवर्सिटी है उसके लिए। तो भाई ये लोकेटेड है आपके कर्नाटक राज्य के अंदर। इसमें आप बी विकल्प याद रखिएगा। इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, आपका कब किया गया था? 2011 में किया गया था। ये भी अगर आप लोगों को याद रख जाए, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बीच में लगभग पड़ता है, उसके बीच में ब्रिज का काम करता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पंचगंगा नदी जो हाल ही में खबरों में रही, बताइए कि वो कौन सी नदी की सहायक नदी है। हुआ क्या, जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने एक पैनल को अपॉइंट किया है। उन्होंने कहा है कि यार ये जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है इसको इन्वेस्टिगेट करो, जो गंगा नदी है इसके अंदर। तो आप लोगों को याद रखना है, पंचगंगा जो नदी है ये आपकी ओरिजिनेट होती है प्रयाग संगम से। प्रयाग संगम जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, मैं लिख देता हूं। अब आप लोगों से पूछा है सवाल कि बताइए कि किसकी सहायक नदी है। तो ये जो नदी की मैं बात कर रहा हूं ना, ये कई कई सारी नदियों के संगम से बनती है। और फिर ये आगे बढ़कर लगभग 80 किलोमीटर जाकर किस में मिल जाती है, कृष्णा रिवर में मिल जाती है। तो सी विकल्प यानी कि कृष्णा रिवर की ये सहायक नदी है। चर्चा में क्यों थी ये भी मैंने बता दिया। इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, कई सारे टेम्पल इस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। तो इसका पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। महाराष्ट्र सरकार ने एक पैनल को अपॉइंट किया है कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि पॉल्यूशन लेवल क्यों बढ़ रहा है। तो इसलिए ये नदी आप लोगों को याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, पशु औषधि पहल किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। पशु औषधि इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है किस प्रोग्राम के तहत। तो देखो गवर्नमेंट इसको ओपन कर रही है सो दैट के जो नेशन वाइड स्टोर्स हैं उनको खोला जा सके। वहां पर जो जानवरों के लिए मेडिसिन है उसको प्रोवाइड कराया जा सके। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के मॉडल को ये फॉलो कर रही है, जहां पर लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन को प्रोवाइड करने की बात है। तो ये आपका लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इनको ये शुरू कर रहे हैं। सरकार अगर कोई नई चीज लॉन्च कर रही है, स्टार्ट कर रही है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है किसके तहत कर रही है, इनिशिएटिव का नाम क्या है, क्या इसके अंदर होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 रिपोर्ट है किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है वो आपसे मैंने पूछा है। लेकिन इसके अंदर जो डेटा आया है उसमें इन्होंने कहा है कि लगभग 45% बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है जो टेररिज्म रिलेटेड डेथ हुई है पाकिस्तान के अंदर 2024 में, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो आपका ऊपर की तरफ आ गया है, चौथे नंबर से वो और ऊपर की तरफ आ गया है। तो इस तरीके की चीजें हमसे पूछ ली जाती हैं। पुलवामा, कई सारी जगह पर इनके, नॉट पुलवामा, इनके कई सारी जगह पर आतंकवादी हमले हुए थे, कई सारे सोल्जर्स और इनके सिविलियंस वगैरह मर गए थे। तो इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस लॉन्च करता है भाई, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मार्च 2025 में विविध मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, अपॉइंटमेंट रिलेटेड सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फर्स्ट वुमेन अगर कहीं पर भी दिख जाए तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी के पद पर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के अंदर किसको नियुक्त किया गया है, अंजू राठी राणा को। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत आपका आएगी। और एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पर हम जेंडर डाइवर्सिटी की बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट पोजीशंस के अंदर। इंडिया को कई जगह पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ब्रिक्स के अंदर भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो बड़ा नाम है अंजू राठी राणा। चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल पूछा जा रहा है, तुंगा नदी जो कि खबरों में रही किस राज्य से होकर गुजरती है। अगेन चर्चा में क्यों है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किस राज्य के, कर्नाटक राज्य के क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है ऐसे 7 यानी कि 7 सोर्सेज को जिससे ये जो तुंगा रिवर है ये क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है। तो इनका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि जो भी इनकी नदी के किनारे पर इंक्रोचमेंट हो रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई करो और उनके ऊपर कार्यवाही करो। तो ये कर्नाटक राज्य के अंदर घूमती, मतलब बहती है, तुंगा रिवर इसका नाम है और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये आगे जाकर तुंगभद्र रिवर से भी जुड़ जाती है, फिर लेटर बाद में जाकर ये किससे जुड़ जाती है, कृष्णा रिवर से जुड़ जाती है। तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस देश ने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीता है। इंपॉर्टेंट है, एशियन वुमेन्स कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है, हमारी इंडिया की टीम ने जीता है।
तो इनका ये फिफ्थ टाइटल है, एशियन वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल है जो कि इन्होंने जीता है। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने ईरान को हराया। कभी कभी ये स्कोर भी पूछ लेते हैं, तो 32-25 से इन्होंने हराया ईरान को। आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहां पर कराया गया था, तो याद रखिएगा इसका आयोजन कराया गया था तेहरान में। ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो ये छठा एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2025 था, और ईरान के अंदर है ये आपका तेहरान, जहां पर इसका आयोजन कराया गया था। भारत ने इसको जीत लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस संगठन ने ब्रह्मास्त्र मिसाइल, जो कि एक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है, इसको डेवलप किया है? सभी लोग बता देंगे। डीआरडीओ। एक हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है, और डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। अब जब इन्होंने इस मिसाइल को विकसित किया है ना, तो इन्होंने चाइना की एक मिसाइल को पीछे छोड़ दिया है, जो लॉन्ग रेंज की टेक्नोलॉजी होती है उसमें। तो इसकी रेंज अगर आप लोगों को याद रह जाए, 1500 किलोमीटर की रेंज है, और किसी भी एनिमी शिप को ये 7 से 8 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसको जमीन या फिर समुद्र कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, महिला समृद्धि योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? महिला समृद्धि योजना के बारे में बता रहे हैं। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में इस योजना को इन्होंने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, महिलाओं को 2500 रुपए प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी महिलाओं को? जिनकी उम्र 21 से 60 वर्ष है। और ये वो महिलाएं हैं जो कि किससे आती हैं? वीकर इकोनॉमिक सेक्शन से आती हैं। तो लगभग 3 लाख पैसे एनुअली अर्न कर पाएंगी, उन महिलाओं के लिए है। मतलब जो 3 लाख अर्निंग करती हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो महिलाओं को एम्पावर करना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना इसका मेन उद्देश्य है। आगे आएंगे भाई। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में आया T-72 क्या है भाई ये? तो हुआ क्या, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट डील साइन करी है। और वो जो डील है, अगर उसका आप टोटल बजट देखेंगे, वो है $248 मिलियन का। इन्होंने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसके साथ? रशिया के साथ। ये भी मैं लिख देता हूं। क्या कर रहे हैं इसके अंदर? जो 1000 HP इंजन है, उसको ये मंगा रहे हैं। किसको लेकर? जो इनके T-72 टैंक होते हैं ना, उनको लेकर। तो T-72 क्या हो गया? एक टैंक हो गया, जिसको लेकर ये अपने HP इंजन के 1000 यूनिट्स को रशिया के साथ मंगाने की डील कर रहे हैं। तो इंडियन आर्मी की फ्लीट के अंदर T-70 टैंक अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, अभी उसके अंदर 780 HP का टैंक होता है, हॉर्स पावर का। अब ये 1000 हॉर्स पावर का इसके अंदर ये इंजन को यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2025 रवांडा चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब किसने जीता है? 2025 रवांडन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स टाइटल के बारे में बताना है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अगर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट हो, अगर उसको कोई भारतीय जीत जाए, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया के हैं ये आपके सिद्धांत माथिया, और दूसरी तरफ है बल्गेरिया के अलेक्जेंडर डोंस्की। मैं यहां पर लिख देता हूं, बल्गेरिया के हैं ये। ठीक है, इन्होंने जीता है इस 2025 के रवांडन चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट को। तो याद रखेंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड अच्छी न्यूज है ये। अच्छा, यहां पर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि सिंगल्स टाइटल किसने जीता, तो इसमें एक फ्रांस के खिलाड़ी हैं, उनका नाम आप लोगों को याद रखना है। उनका नाम है वेलेंटिन फोयर। वेलेंटिन फोयर, इन्होंने सिंगल टाइटल जीता है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस देश में हाल ही में क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाले कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन को छोड़ दिया है? क्या पूछा गया? विच कंट्री रिसेंटली क्विट द कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस बैनिंग क्लस्टर बॉम्ब्स? तो देखो, कि कंट्री का नाम याद रखिएगा। इन्होंने रशिया के जो
कंसर्न है, उसकी वजह से इस कन्वेंशन को एग्जिट कर दिया। नाम है इसका लिथुएनिया। इन्होंने इसको एग्जिट कर दिया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के जो क्रिटिसिज्म है उनको ड्रॉ करते हुए इन्होंने इस कन्वेंशन को एग्जिट कर दिया। ये जो सीसीएम की हम बात कर रहे हैं ना, जिसका नाम लिखा गया है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस, इसने बैन कर दिया था कि भाई किसी भी प्रकार का क्लस्टर बॉम्ब को प्रोड्यूस करना, ट्रांसफर करना या फिर उसको स्टॉक पाइल करना बैन है। लेकिन फिर भी रशिया मान नहीं रहा था, तो उन्होंने इसको एग्जिट कर दिया, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, हानि एवं क्षति कोष की स्थापना किस आयोजन में की गई थी? तो हुआ क्या है, चर्चा में क्यों है? यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कर दिया है, विड्रॉ कर लिया है। किससे? एलडीएफ से। क्या है ये एलडीएफ? लॉस एंड डैमेज फंड। तो ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस को लेकर एफर्ट लगते हैं उसके लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि यूएस ने इससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तो ये फंड को क्रिएट करा गया था भाई 2022 के अंदर, और 2022 के अंदर जो सीओपी 27 हुई थी ना इजिप्ट के अंदर, उसमें इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या है ना, जो फाइनेंशियल मदद है ऐसी जगहों के लिए जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से उनको काफी लॉसेस हुए हैं, उसके अंदर ये उन कंट्रीज को मदद करता है। तो यूएस ने कहा कि भाई हम नहीं कर रहे आपकी मदद, हम इससे वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहां पर स्टैब्लिश किया गया था, वो हमने इजिप्ट 2022 सीओपी 27 के अंदर इसको स्थापित किया था, वो जाना। ठीक है, तो भाई ये डिस्कशन था आपके मार्च के दूसरे सप्ताह का। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। आपका कोई साथी बंधु, आपका फ्रेंड, आपकी फ्रेंड, आपका भाई बहन कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उनके साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं आपके लिए हर सब्जेक्ट रिलेटेड जो चीजें हैं वो लेकर आता हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिएगा। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो आपको डाउनलोड करना है क्लास प्लस, और क्लास प्लस के अंदर आपसे वो मांगेगा ORG कोड, उसमें डाल दीजिएगा आप MQNTC। तो आपके आईफोन के अंदर भी मेरा ये EDU24 आ जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैंने जैसे क्लास के शुरुआत में भी बताया था, जो कि आपकी तैयारी में आप लोगों की हेल्प करेंगे। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट लिंक मैंने डाले हुए हैं, जैसे कि टेलीग्राम का लिंक है, मेरे इस ऐप का डायरेक्ट लिंक है, या फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों के साथ। आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।